हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वाणी चैनल में स्वागत है आपका। तो फिर आज हम संविधान में भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में भाषा का क्या स्थान है, कहाँ पर कौन सी अनुच्छेद में कौन भाषा का प्रावधान है। तो आज हम ये संवैधानिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे, किन के नाम से राष्ट्रभाषा आया, कौन शुरू किए थे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं संविधान के भाग 5, 6 और 17 राजभाषा संबंधित 5। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 राजभाषा संबंधित उपबद्ध भाग हैं। 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में अनुच्छेद 43 से 51 के अंतर्गत समाहित है। तो किसके अंतर्गत? 17 का शीर्षक राजभाषा से है। राज, ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये हर समय कन्फ्यूजन होती है। राजभाषा संबंधी उपबद्ध भाग है और ये समिति मतलब किनके नाम से प्रसिद्ध है? तो मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। ये है, देखो, भाग 17 को 4 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो फिर देखते हैं कैसा है। संघ की राजभाषा 43 से 44, हिंदी लिपि देवनागरी और राजभाषा संबंधी ये है। और हिंदी देवनागरी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक रूप है। आयोग की संसद की समिति बनाई गई है। तो देवनागरिक देखिए, तो संघ की राजभाषा 43-44 हिंदी लिपि देवनागरी है और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक रूप क्या है? आयोग की संसद की समितियां बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय रूप, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और जिसकी समितियां बनाई गई थी। अब प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 48 है। 348 प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो इस प्रकार है। तो विशेष निर्देश है, देखिए, तो 348 में प्रादेशिक भाषाएं हैं। फिर तीसरा है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा 48 और 49 में है। उच्च न्यायालय और न्यायालय का 48-49 में है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है। 48 और 49 में उच्च न्यायालय और न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अलग अलग हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा है 48 और 49। विशेष निर्देश, तो फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। उच्चतम न्यायालय ऊपर होता है और उच्च न्यायालय उससे अलग मतलब होता है, राज्य के उसमें संबंधित उच्च न्यायालय। तो विशेष निर्देश अनुच्छेद 50 से 51 उल्लेखनीय है। और विशेष क्या है? 50 और 51 उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची 18 तथा अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद ये 29, 30, 120, 210 आदि भाषा की भी भाषा के बारे में है। तो देखिए क्या है कि विशेष निर्देश है 1950 और 51 में, 350 से 51 में उल्लेखनीय है। और फिर उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद, एक अनुसूची है जिसमें भाषाओं को रखा गया है। अनुसूची में जो कि कोंकणी और भाषा पर वो जो है ये कि क्या वो 7वां और 21वां और 91 ऐसे इस प्रकार से है ना। 8वीं अनुसूची का भाषा वो भी आगे बताएंगे। तो वो है। और 29, 30 और 20 और 10 है। 120 और 210 भाषा से संबंधित है। क्या है? 8 अनुसूची है, फिर भी 29 है, 30 है। एक तो है कि यहाँ से देखा कि 43 से 51 तक है। और फिर दूसरे में ये आया है कि 50 से 51 में मुख्य विशेष निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 45 प्रादेशिक भाषाएं हैं। अनुच्छेद 45 है प्रादेशिक भाषा, स्वयं के चुनने का अधिकार है। 45 में अब आएगा कि पेपर में कि स्वयं प्रादेशिक भाषाएं जो स्वयं चुनने का अधिकार किसमें है? तो 345 में है। संसद राज्य विधानमंडल द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार है। और राजभाषा हिंदी भाषा, अब ये राजभाषा हिंदी भाषा का है। तो देखिए कहाँ राजभाषा हिंदी भाषा का है?
तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार राज्य, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो इस प्रकार है जो हिंदी भाषी हैं ये राज्य है, उत्तर प्रदेश है, यूपी जिसको बोलते हैं, और उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये सब हिंदी भाषी है। अहिंदी भाषी राज्य है कि गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सरकार ने द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। ज्ञातव्य है कि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राजभाषा का अंग्रेजी है। तो इस प्रकार है। तो ये मेघालय जो जिनका राजभाषा कौन सा है, अब किन राज्यों में है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, माँ 2 बार आएगा, और नागालैंड MN राजभाषा अंग्रेजी में है। और अहिंदी राजभाषा कौन है, जो इसमें हिंदी नहीं बोलने की प्रावधान है, कि मतलब नहीं भी रह सकते, उनका अपना भाषा रहता है। गुजरात है, पंजाब है और केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये है जो जहाँ पे हिंदी नहीं है। और हिंदी वाले ये ऊपर के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार राज्य, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब हैं। और अनुच्छेद 46 में देखते हैं, अनुच्छेद 46 के पत्रादि राजभाषा को राज्यों के लिए हिंदी भाषा तथा 2 या अन्य राज्य परिवारों को विचार करके अंग्रेजी, हिंदी दोनों से पत्रादि भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद 46 में राजभाषा के राज्य के लिए हिंदी भाषा तथा 2 अन्य पत्रादि भाषाओं का भाषा प्रयोग कर सकते हैं। अब जहाँ हिंदी नहीं है तो पत्रादि पत्रों के द्वारा राज्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है। फिर और देखते हैं आगे। फिर 2 भाग में है भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान भारतीय भाषा संस्थागत मैसूर कर्नाटक है। तो ये है भारतीय भाषा संस्थागत मैसूर और कर्नाटक है। भारतीय भाषा संस्थागत मैसूर और कर्नाटक है। फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वार्धा महाराष्ट्र विश्वविद्यालय है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय संस्कृत नई दिल्ली है, संस्कृत है तो नई दिल्ली है। और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत नई दिल्ली विद्यापीठ है। और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति भिनेंद्र है। और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ये हैदराबाद है। तमिल केंद्रीय संस्थान तमिलनाडु है। तो ये याद रखना है कि कहाँ पर संस्थान है भाषा के। तो भारतीय भाषा संस्थान पहले मैसूर में कर्नाटक है। महात्मा गांधी है ये वार्धा महाराष्ट्र में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संस्कृत तो ये याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली विद्यापीठ राष्ट्रीय तिरुपति भिनेंद्र है। और मौलाना आज़ाद भिनेंद्र तिरुपति में है विद्यापीठ। और आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। तो ये है, ये विद्यापीठ है। भाषा को बढ़ावा देने के संस्थान है, जहाँ पे भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, ये संस्थान बनाए गए हैं। 8 संस्थान हैं। भाषा लिपि आदि का संरक्षण। तो संरक्षण भाषा लिपि में कैसे है, तो भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपियां संस्कृति बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो धर्म मूल वंश जाति भाषा इनमें किसी आधार से वंचित नहीं किया जाएगा। और 29 में है कि 29 में है, अनुच्छेद 29 में है, भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपियां संस्कृति बनाए रखने का मूल अधिकार है प्रदान है। और धर्म ये 29 में है, धर्म मूल जाति का है।
और 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना, धर्म, भाषा और आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार, यहाँ वर्ग है वर्गों तो शिक्षण संस्थान में को सहायता देना है। 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों को बढ़ा रुचि में शिक्षण में सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 120 के ए और बी है, 2 भाग में है। कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो कार्य सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। फिर ये है कि 120(2) में है, 120 का 2 भाग है। तो पहले भाग में वो है कि जिसको नई भाषा बोलना आ रहा है तो हिंदी में बोलने की अनुमति दे सकता है। अंग्रेजी में नहीं बोल सकता तो हिंदी में बोल सकता है। संसद के कार्य हिंदी में किया जाएगा, अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि अंग्रेजी व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में किसी एक दूसरे भाषा का पर्यायवाची है, हिंदी नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी में बोलेगा, अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो फिर सहयोग करेगा। संसद के कार्य सभापति, लोकसभा सभापति मातृभाषा को बोलने में अनुमति दे सकता है। उसके मातृभाषा में यदि अंग्रेजी हिंदी नहीं भी आएगा तो वो अपने मातृभाषा में अनुमति दे सकता है। और वो 120 के 2 में है कि उपलब्ध है कि जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि समाप्त के पश्चात अनुच्छेद ऐसी प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी शब्द उसमें से लोप कर दिया गया हो। तो ये 26 जनवरी संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा, अर्थात 26 जनवरी को होगा। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। सन 1949 में सी गोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज का शब्द प्रयोग किया था। किन्होंने किया था? सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान 1949 में। तो ये याद रखना है कि नेशनल लैंग्वेज समांतर स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। ये स्टेट लैंग्वेज का किन्होंने नेशनल लैंग्वेज के समांतर मतलब उसके बराबर, समांतर मीन्स बराबर, संविधान सभा का कार्यवाही हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज हिंदी अनुवाद भाषा किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 47 से राष्ट्रपति के आदेश पर राजभाषा के बारे में ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं वही भाषा राज्य भाषा की राजकीय भाषा हो सकती है। ये राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। फिर इसमें है 49 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिनियमों और विधेयकों के आदि के लिए प्रयोग करने वाली भाषा होगी। और 50 में है कि व्यथा निवारण के लिए भारतीय भाषा में भी व्यथा सुनी जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा। ये 50 में दिया गया है व्यथा का। और 7वें संविधान अनुच्छेद के संशोधन अधिनियम में है कि 1956 द्वारा जोड़ा गया भाषीय अल्पसंख्यकों के वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का है। तो 350 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है और आधिकारिक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 51 है हिंदी भाषा विरोध के विकास के लिए निर्देश है। 1955 में कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित है, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं द्वारा रिपोर्ट, संकल्पों और विधायी कार्य के लिए हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र आदि का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार है। संधि पत्र के और करार में राजनयिकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधि के नाम पर जारी किए जाने वाले पत्रोत्तर में है। राजभाषा आयोग 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब
बाला साहब गंगाधर खेर, बीजी खेर इनको बोला जाता है। तो प्रावधानों के अनुसार बाला साहब साहब भी बोला जाता है और गंगाधर खेर भी, तो बीजी खेर भी है। तो कई अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के राजभाषा के बारे में सुझाव दिए गए। तो ऊपर भी दो जने का था। अभी ये है कि बीजी खेर राजभाषा आयोग 1955, पहले 49 में था, 1949 का था पहले राजगोपालाचारी, और ये बीजी खेर की अध्यक्षता में है 55 में। तो परिभाषा शब्दावली निर्माण की गति तीव्र है और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना। हिंदी के क्षेत्र में विधियों को एक भाषा विशेष दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। तो इन्होंने ये बीजी खेर की अध्यक्षता में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली तो थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हिंदी के क्षेत्र के विद्यार्थियों को दक्षिण की भाषा भी अवश्य सीखनी चाहिए। ये भी 1955 के बीजी खेर के अध्यक्षता में ये प्रावधान है। और 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। तो ये बीजी खेर के अध्यक्षता में है। कब ये प्रावधान आया, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और आता भी है कि ऑप्शन में 4 में आता है, जैसे कि 4, 5, अब तो ई नंबर तक क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से सही हैं ये लगाना है। तो ये आएगा तो राइट या गलत जो भी होगा तो पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप लगा सकते हैं। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में ये सब हुए हैं। क्या क्या हुए हैं, तो विद्यार्थियों को दक्षिण की विशेष भाषा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और 14 वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान अवश्य करा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर ही हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, ये पाठ्यक्रम के आधार पर तो ये होता है कि पुरस्कार और दंड ये विरोधी होता है, लेकिन इसमें सही है। और ये लाइन आ जाएगा तो आप गलत लगा देंगे, क्योंकि पुरस्कार और दंड वर्जित है तो नहीं, यहाँ पर है प्रावधान है, किया गया है कि जैसे प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे कि वो अब क्योंकि वो वयस्क रहते हैं, बच्चे तो रहते नहीं हैं, तो यदि हिंदी सीखना दूसरे जैसे कि कर्मचारी बन गए हैं तो उनको कुछ दिन दिया जाता है कि आपको सीखना है, और यदि नहीं सीखेंगे तो पुरस्कार दिया या दंड, और जो सीख लेंगे तो पुरस्कार भी देना होगा कि अरे जल्दी समय से पहले सीख लिया तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा, तो फिर इससे प्रोत्साहित होंगे दूसरे भी, और जब नहीं करेंगे तो दंड का भी व्यवधान किया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रावधान है। तो ये लाइन यदि आ जाए तो फिर ध्यान रखना होगा कि क्या होगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखना चाहिए। देवनागरी लिपि अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास के दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई का इकाई पर लाना चाहिए। ये पता नहीं क्या गलत मिस्टेक। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार है संसदीय भाषा राजभाषा समिति। इन सुझावों का परीक्षण संसदीय राजभाषा समिति है। इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ईस्वी में सुझाव दिए कि इस प्रकार है, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। तो ये प्रावधान है। 45 वर्ष की ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण से छूट लेना चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णय आदेश से आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम से रूप में अंग्रेजी को बने रहना चाहिए। और 1965 के बाद हिंदी प्रधान हो जाएगा। इस आदेश के तहत 2 आयोग का ये स्थापना करना है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली प्रयोग विधायी आयोग, प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा। साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की
व्यवस्था ही शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स ये हैं दो मेन टॉपिक ही है जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो ये तो इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। सभी मेन पॉइंट है, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न भी हैं, PYQ भी है, और सभी आते ही हैं ये भाषा से संबंधित, संवैधानिक, और सभी PGT TGT सभी में आते हैं। ये तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, हिंदी भाषा और संविधान से संबंधित। तो ये देखा, पहले 55 का प्रावधान था और 1949 में है। राजगोपालाचारी का देखिए 49 में है, एक 55 में है, ये याद रखना है, और 20-21 का भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से है। और ये भाषा को बढ़ावा देने का ये संस्थान बनाया गया है, 8 संस्थान है, ये भी याद रखना है। ये आते हैं मिलान में, तो कब कौन सा है, और इसकी दिन भी, तिथि भी आता है फर्स्ट पेपर में। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। जब यदि अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए कि क्या कमी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट